आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। तो लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ देखी थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और सॉल्युबिलिटी ऑफ केएसपी, ये सब हमने देखा था, क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद बैटरीज स्टार्ट कर दिया था। बैटरीज में हमने बेसिक इंट्रो कर लिया था, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है। उसके बाद प्राइमरी का एक एग्जाम्पल कर लिया था, ये ड्राई सेल या फिर लेक्लैंचे सेल, और उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे आपने। तो आज हम मर्करी सेल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये रिएक्शंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखी हैं, क्योंकि रिएक्शंस इसमें आपको याद करनी पड़ेंगी। बस आप या तो ये याद कर लो कि एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या है। तो थोड़ा अगर खुद सोच पाओ कि क्या ऑक्सीडाइज होगा, क्या रिड्यूस होगा। जैसे अगर आप ये समझ लो कि कैथोड पे यहाँ पे Zn है, जिंक अमेल्गम है, तो जिंक की ही ऑक्सीडेशन होती है यहाँ पे। Zn अगर 0 में है तो ये जाएगा +2 में, तो जिंक की ऑक्सीडेशन। एनोड पे, एक मिनट, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कैथोड होगा और ये एनोड होगा। मैंने जहां से इसको लिया है मैं उनको भी बोल दूंगी करेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये कैथोड और ये एनोड। हम्म, तो एनोड पे जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, Zn 0 से जा रहा है Zn+2 में, और कैथोड पे मर्करिक ऑक्साइड की HgO की रिडक्शन हो रही है, +2 से ये जा रहा है 0 में। तो इतना भी अगर आप याद रख लेते हो कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, इसमें उतना ही काफी है। तो ये हो गई मर्करी सेल की बात। अब इसका यूज कहाँ पे होता है? हियरिंग एड्स में होता है। जो कान में सुनने की मशीन लगती है, जिसको कम सुनाई देता है, उसमें ये यूज होता है। ये इसकी खास बात ये है कि ये बहुत छोटे साइज का है, बहुत कॉम्पैक्ट इसका साइज है, कॉम्पैक्ट साइज। तो जो ऐसी छोटी छोटी मशीन है, जैसे कान की सुनने की मशीन, वहां पे ये आराम से फिट हो सकता है। कुछ बड़े, हमें बड़े बड़े सेल लगाने की उसमें जरूरत नहीं है। तो मरकरी सेल का एक ये बहुत अच्छा यूज है हेयरिंग एड्स में। तो इसके लिए इतना ही काफी है। मरकरी सेल हियरिंग एड्स में यूज होता है, और कॉम्पैक्ट साइज का फीचर। उसके बाद ही उसकी एनोड और कैथोड की रिएक्शंस। ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे KOH और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट होता है, ये पोरस कंटेनर है। और ये जिंक की रॉड है, ये मर्करी ऑक्साइड की रॉड। ठीक है, रिएक्शंस बेटा याद करनी पड़ेंगी इस बैटरी वाले में, या फिर बस इतना याद कर सकते हो किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन। ये सब OH-H2O, इन सब की कुछ यहाँ पे जरूरत है नहीं। ओके। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज में ये दो एग्जांपल हमने कर लिए, ड्राई सेल और ये मर्करी सेल। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी बैटरीज शुरू होता है, जो चार्ज हो सकती हैं अब। और उसका ये पहला एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, एक तो जिस बैटरी के नाम में ये वर्ड आ जाए स्टोरेज, पहले तो उसी से समझ जाया करो कि सेकेंडरी बैटरी की बात हो रही होगी, क्योंकि स्टोरेज का मतलब ही यही है जिसमें हम केमिकल एनर्जी स्टोर करके रख रहे हैं। क्योंकि अगर वो खर्च हो भी जाए तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके हम वापस से कन्वर्ट करके उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये यूज होती है आपकी कार में। अगर बोनट खोल के देखा हो कभी, बोनट के सामने मतलब वहां पे इतनी बड़ी सी एक बैटरी रखी होती है, वो यही बैटरी होती है। या फिर इन्वर्टर की बैटरी जो होती है, उसमें भी ये लेड स्टोरेज बैटरी ही होती है। इसका एनोड कैथोड की रिएक्शन देखते हैं। एनोड पे क्या हो रहा है? लेड है इसमें, क्योंकि लेड स्टोरेज बैटरी है तो लेड तो है ही। लेड ऑक्सीडाइज होके जा रहा है Pb+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोसेस में लूज कर रहा है। उसके बाद ये जो Pb2+ बना, ये SO4 2- के साथ, SO4 2- क्या है यहाँ पे? हमारा 38% H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है ये 38% H2SO4। तो ये SO4 2- आयन वहीं से आया। तो ये Pb2+ जो ऊपर निकला, ये SO4 2- के साथ रिएक्ट करके बना लेता है PbSO4। तो ये इन्होंने नेट रिएक्शन लिख दी ऊपर की, इन दोनों स्टेप्स को मिला के ये इन्होंने नेट रिएक्शन लिख दी फॉर एनोड। Pb solid plus SO4 2- गिविंग PbSO4 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स।
ये हो गई एनोड की रिएक्शन। उसके बाद लिखा है मोस्ट ऑफ द PbSO4 पीपीटी स्टिक्स टू द लेड रॉड। ये PbSO4 का जो प्रेसिपिटेट आता है, लेड की जो रॉड है, जो एनोड पे लेड है, एनोड पे जो लेड है उस पे कई बार ये स्टिक हो जाता है PbSO4। तो एनोड में क्या हो रहा है बेसिकली, बस Pb ऑक्सीडाइज हो रहा है Pb+2 में, या फिर PbSO4 बना रहा है, इतना आपको इसमें एनोड में याद रखना है। फिर कैथोड पे चलते हैं। कैथोड पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन +4H+ गेन करके ये PbO2 जो +4 में है यहाँ पे, ये जा रहा है +2 में। इसकी यहाँ पे रिडक्शन हो रही है लेड की। उसके बाद ये नीचे इन्होंने रिएक्शन दे दी Pb2+ SO4 2-, ये एक्वस यहाँ आएगा, ये एक्वस +4H+ +2 इलेक्ट्रॉन गोइंग टू PbSO4 +2H2O। ये कैथोड की रिएक्शन दे दी। ये एनोड की रिएक्शन हो गई। अब कैथोड और एनोड को मिला के ये हो गई नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन में क्या हो रहा है, Pb + PbO2 H2SO4 के साथ जा रहा है PbSO4 और H2O में। अब ये वो रिएक्शन है जब बैटरी काम कर रही है, बैटरी जब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें दे रही है, बैटरी जब वर्क कर रही है, तब ये रिएक्शन है। एक बार फिर से देखते हैं कैथोड एनोड पे क्या हो रहा है। एनोड पे लेड की ऑक्सीडेशन हो रही है PbSO4, सॉरी, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, Pb से PbSO4 बन रहा है, +2 में जा रहा है। उसके बाद कैथोड पे यहाँ पे PbO2 से Pb+2 में जा रहा है। एनोड कैथोड पे ये हो रहा है जब बैटरी वर्क कर रही है। इस रिएक्शन में भी वही लिखा है। और यहाँ पे देखो H2SO4 यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे है। तो जैसे जैसे ये बैटरी काम करती है, ये H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन या फिर डेंसिटी भी डिक्रीज होते चली जाती है विद टाइम, जैसे जैसे ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा है। लेकिन जब हम इस बैटरी को चार्ज करेंगे तब क्या होगा, ये रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में होने लगेगी। और अगर ये उल्टी डायरेक्शन में होने लगेगी तो H2SO4 हमारे पास वापस से जनरेट हो जाता है PbSO4 से। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के हम इसको केमिकल एनर्जी में स्टोर कराएंगे तो ये वापस से H2SO4 जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। ये हो गई लेड स्टोरेज बैटरी की बात। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है। लेड स्टोरेज बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, मतलब बैटरीज वाले टॉपिक में। अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है, एनोड वही पूछ सकते हैं किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, Pb की ऑक्सीडेशन हो रही है, PbSO4 बन रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है ये पूछ सकता है, PbO2 से Pb+2 जा रहा है या फिर PbSO4 जा रहा है। और ये कि जो H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन है या डेंसिटी है ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होगी, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होगी, ये सब सवाल इस टॉपिक से बन सकते हैं। और एक ये भी कि इलेक्ट्रोलाइट में H2SO4 की क्या कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो है 38%। और इसके यूजेस कार्स और इन्वर्टर की बैटरी में। ओके, बाकी बच्चे भी। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है सेकंड फॉर सेकेंडरी बैटरीज निकल कैडमियम सेल। तो यहाँ पे एनोड पे कैडमियम है और कैथोड पे है NiO2 निकल ऑक्साइड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है KOH यूज होता है। और ये रिएक्शन हो गई, कैडमियम 0 से जा रहा है कैडमियम +2 में, तो ये एनोड की रिएक्शन है। उसके बाद ये Ni+4 से जा रहा है +2 में, तो ये कैथोड की रिएक्शन है। और ये हमारी नेट रिएक्शन इन्होंने दे रखी है। क्या क्या हो रहा है, एनोड पे जा रहा है कैडमियम 0 से कैडमियम +2 में, कैथोड पे NiO2 से जा रहा है NiOH में, या फिर +4 से +2 में उसकी रिडक्शन हो रही है। और ये हो गई उसकी नेट रिएक्शन। इसमें मैं फिर से बता रही हूँ, H2O वगैरह के मॉलिक्यूल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कौन एनोड पे है, कौन कैथोड पे है, और कौन किस ऑक्सीडेशन स्टेट से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ओके, दिस वाज अबाउट निकल कैडमियम सेल।
मैम हाँ बोलो। मैम बुक में तो रिएक्शन थोड़ी अलग है, नेट रिएक्शन डिस्चार्जिंग के टाइम में। क्या रिएक्शन है बताओ। CD+2 निकल, CD+2 NiOH का होल प्राइस गिव्स CdO+2 एक निकल मिनट धीरे धीरे बोलो। CD+, 2NiOH का होल प्राइस। होल थ्राइस। यस मैम। ओके। गिव्स हम्म। CdO+2NiOH का होल ट्वाइस ये प्लस वाटर। प्लस वाटर, ठीक है। यस मैम। ठीक है, इसका भी रीजन मैं बता देती हूँ। कहीं पे आपको ये देखने को मिल सकता है या फिर कहीं पे आपको ये देखने को मिल सकता है। अब ये जो रिएक्शंस यहाँ पे एनोड कैथोड और नेट रिएक्शन हम लिख देते हैं, ये इतना इजी होता नहीं है जो एक्चुअली होता है। जैसे अभी लेड स्टोरेज बैटरी में मैंने एक दो स्टेप्स दिखाए थे ये एनोड में, कि Pb2+ ऐसे फर्दर फिर रिएक्ट कर रहा है, PbSO4 बन रहा है, फिर ये नेट रिएक्शन लिखी थी। तो होता क्या है, ये बैटरीज में ना ऐसे डायरेक्ट ये ऑक्सीडेशन या डायरेक्ट कैथोड की रिएक्शंस लिखना कॉम्प्लिकेटेड होता है काफी। तो ये बस सिंप्लीफाई करने के लिए इनको कैसे भी तरीके से ये लिख देते हैं छोटा सा, कि NiO2 से NiOH होल ट्वाइस या NiOH थ्राइस से NiOH होल ट्वाइस। दोनों ही सही है, लेकिन एग्जैक्टली सही दोनों में से कोई भी नहीं है। होता क्या है, काफी सारे मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो इनका मैकेनिज्म कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो दोनों में से कोई भी रिएक्शन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको कहीं पे अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल सकती है। ओके, आगे चलते हैं फिर। अब हमारा टॉपिक बचा है फ्यूल सेल्स और कोरोजन। तो फ्यूल सेल्स क्या है, गैल्वेनिक सेल ही है ये भी। लेकिन अगर याद हो आपका फर्स्ट डे जो हमारा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो मैंने कुछ इमेजेस दिखाई थी फॉर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो उसमें से एक इमेज उसकी भी थी, H2 फ्यूल सेल की भी एक इमेज थी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि फ्यूल सेल है क्या। तो ये क्या है, बस एक गैल्वेनिक सेल ही है। गैल्वेनिक सेल मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही लेके जा रहे हैं। लेकिन है क्या इसमें, फ्यूल यूज हो रहा है, मतलब कंबशन हो रही है इसमें। कंबशन करते हैं किसी फ्यूल की, कंबशन करते हैं फ्यूल की, उससे जो केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही है उसको कन्वर्ट करता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कंबशन अगर करे किसी फ्यूल की, तो उससे जो केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अभी तक हमने जितने भी बैटरीज या फिर सेल्स पढ़े उसमें कहीं पे भी कंबशन वाला हमने नहीं पढ़ा था। कंबशन वाला टॉपिक आता है फ्यूल सेल्स में। और इसकी खास बात ये है कि ये जो प्रोसेस ये कर रहा है, इसकी केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ये डायरेक्टली करता है। जैसे भी मैंने पिछली स्लाइड में बोला कि उसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं काफी जगह पे। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी में या फिर निकल कैडमियम में काफी मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उन मल्टीपल स्टेप्स की वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी जो है किसी सेल की या बैटरी की, जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज कर जाती है। क्योंकि मल्टीपल स्टेप्स अगर हो रहे होते हैं तो हर स्टेप में कुछ ना कुछ हमारा एफिशिएंसी जो है लूज हो जाती है। जैसे ऑर्गेनिक में यील्ड कम हो जाती है हर स्टेप में जाते जाते, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मल्टीपल स्टेप्स में जाओ तो एफिशिएंसी जो है एनर्जी की वो कम कम होती जाती है हर स्टेप में। लेकिन इस सेल की खास बात यही है कि ये डायरेक्टली कन्वर्ट करता है कंबशन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए इसकी एफिशिएंसी जो आती है वो बहुत हाई आती है, हाई एफिशिएंसी। अगर आप बाकी सेल्स के कंपैरिजन करो एफिशिएंसी का इसमें, तो इसमें 70% तक एफिशिएंसी आ जाती है। और बाकी मतलब जनरली अगर मैं बोलूं तो बाकी सेल्स में 40% तक एफिशिएंसी उसमें रहती है। तो ये काफी अच्छा सेल हमारे लिए है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी इतनी हाई है, डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है फ्यूल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे 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 आप इसको फ्यूल देते रहोगे, H2 अगर H2 वाले फ्यूल सेल की बात करें, तो जैसे जितनी देर आप उसमें H2 पास करते रहोगे उतनी देर आपको उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहेगी। जैसे ही आप H2 का फ्लो उसमें बंद करोगे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी। तो इसका मैकेनिज्म ऐसा रहता है कि एज लॉन्ग एज फ्यूल इज सप्लाइड, तब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको इसमें मिलती रहेगी। फ्यूल जैसे ही बंद किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वैसे ही बंद हो गई। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या क्या फ्यूल यूज हो सकते हैं। एक तो यही हो गया H2 वाला। एक हमारा फ्यूल आप कई जगह पे इथेनॉल देख सकते हो, इथेनॉल फ्यूल
या फिर हाइड्राजीन यूज हो जाता है, NH2NH2, या फिर फॉर्मल्डिहाइड, और एक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारों की आपको कंबशन देखने को मिल सकती है इन फ्यूल सेल्स। उसमें से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, H2O2 फ्यूल सेल्स। या फिर कुछ एल्केन्स की भी कंबशन देखने को मिल सकती है। एक एल्केन हम कर लेंगे, CH4 वाला, मीथेन वाला एल्केन का एग्जांपल हम कर लेंगे आज। और बाकी ये एग्जांपल्स हैं फ्यूल सेल्स में। फ्यूल सेल में क्या होगा, ये जितने भी फ्यूल्स मैंने लिख दिए हैं इन सबकी कंबशन होगी। कंबशन मतलब O2 के साथ रिएक्शन होगी। ठीक है, ओके। तो पहला ये देख लेते हैं हमारा H2O2 फ्यूल सेल। ये यहाँ से देखो, H2 का इनलेट है यहाँ से, ये O2 का इनलेट है यहाँ से, बीच में इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है OH माइनस का कोई। ये कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं पोरस, और ये एनोड, ये कैथोड, और यहाँ से बाय प्रोडक्ट जो है हमें वाटर मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, हम इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं। अब इस पार्ट में भी, फ्यूल सेल वाले पार्ट में भी रिएक्शंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनोड पे क्या है, यहाँ पे जो भी हमारा फ्यूल है उसको हम एनोड पे रखेंगे। तो फ्यूल है हमारा H2 अब ऑक्सीडाइज होके किस में जाएगा, ये तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये जा सकता है +1 में। तो यहाँ पे चला जाता है 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। उसके बाद कैथोड पे हम रखेंगे अपना ऑक्सीजन को। तो O2+4H++4 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन काफी बार कर चुके हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पे। तो यहाँ से हमारे पास H2O जो है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O रिलीज हो जाते हैं। कैथोड पे हमेशा यही रिएक्शन रहने वाली है। कैथोड पे हमेशा ये ऑक्सीजन की रिडक्शन वाली रिएक्शन ही रहने वाली है, चाहे फ्यूल आप कोई सा भी रखते रहो एनोड पे, लेकिन कैथोड पे दिस विल बी सेम ऑलवेज। तो इसकी अगर हम नेट रिएक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से पहले। तो 2H2 + O2 +4H+, अच्छा ये 4H+ यहाँ से भी हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2H2 + O2 गिविंग 2H2। ये हो जाएगी हमारी नेट रिएक्शन। तो इस नेट रिएक्शन के टाइम पे ये बाय प्रोडक्ट हमारे पास वाटर मिल जाता है, ये वाटर ऐसे रिलीज हो गया, प्लस जो भी केमिकल एनर्जी यहाँ पे इस प्रोसेस में रिलीज होती है उसको ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस फ्यूल सेल को जो स्पेस मिशन होते हैं उसमें यूज किया गया था, अपोलो स्पेस मिशन में। तो उससे क्या हो रहा था कि ये वो लोग जो एस्ट्रोनॉट्स लेके गए थे ऊपर, इस फ्यूल सेल, मतलब फ्यूल सेल जो इनके उसके स्पेसक्राफ्ट में लगा हुआ था, तो H2 पास करने से इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिल रही थी उसमें, H2 और O2 पास करने से। साथ ही साथ ये जो बाय प्रोडक्ट उनको वाटर मिल रहा था, इसका भी वो आराम से यूज कर सकते थे। तो दोनों काम हो गए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिल गई और पानी भी मिल गया उनको। क्या ये इसकी खास बात हो गई H2O2 फ्यूल सेल की। ओके, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिल गई और वाटर भी मिल गया। तो एक एग्जांपल और हम देखेंगे अब, CH4O2 फ्यूल सेल। CH4 इज मीथेन। तो फिर से वही काम करेंगे, एनोड पे हम इस बार CH4 को रखेंगे और कैथोड पे तो वही सेम रिएक्शन रहने वाली है। तो एनोड पे जब हम CH4 को रखेंगे तो ये वाटर की प्रेजेंस में CO2 और H+ और इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पे होता है 4 2 4, और ये 4+4 8, यहाँ पे 8H+ और 8 इलेक्ट्रॉन, ये इसकी रिएक्शन रहती है। और O2 की तो वही सेम, O2+4H++4 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2H2। ये इनकी एनोड कैथोड की रिएक्शन रहती है। और फिर से इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 8 और 8 कैंसिल करने के लिए, तो नेट रिएक्शन इसकी आ जाएगी CH4 + 2O2, H+ कैंसिल, और यहाँ से H2O भी कैंसिल, CO2 + 2H2। एनोड कैथोड की रिएक्शंस, मतलब बस यही चीज आपके लिए थोड़ी सी न्यू है, बाकी ये रिएक्शन तो आप 1000 बार देख चुके हो। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मोल कंसेप्ट, क्लास 11th। इतनी बार आपने वहां पे क्या कराया था, अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया था। तो जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो क्या क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। याद आया, मोल कंसेप्ट में आप हमेशा ये रिएक्शन लिखते आए थे।
ओके, तो इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई है ऊपर और नीचे ऑक्सीजन की रिडक्शन हो गई है। ये एग्जांपल हो गया मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का। तो फ्यूल सेल में आपके लिए ये दोनों रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दोनों फ्यूल सेल्स ही इंपॉर्टेंट है। बाकी बस ये पता होना चाहिए फ्यूल सेल होता क्या है, क्योंकि फ्यूल सेल होता क्या है इस पे नीट एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं फिर कोरोजन पे। अब कोरोजन क्या है? किसी भी मेटल का खराब होना अगर वो एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट कर जाए। तो डेफिनेशन लिख लो, प्रोसेस ऑफ डिटीरियोरेशन ऑफ अ मेटल बाय रिएक्शन विद एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन करके अगर कोई मेटल खराब हो रहा है, दैट इज कोरोजन। अब अगर यही मेटल हम आयरन ले ले स्पेसिफिकली, तब उस प्रोसेस को बोल देते हैं रस्टिंग। अगर आयरन की बात कर रहे हैं उस मेटल, अगर वो मेटल आयरन है तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं रस्टिंग, कोरोजन को बोल देते हैं रस्टिंग। रस्ट जो जंग जो आप देखते हो लोहे पे जो जंग लग जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है केमिकल? Fe2O3.XH2O, या फिर इसको वर्ड्स में लिखो तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये केमिकल फॉर्मूला है रस्ट का या फिर जंग का, Fe2O3.XH2O। इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहने वाली है इसमें? गुड, +3। 2x - 6 इज इक्वल टू 0 +3। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, रस्ट के अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो ये इसका डायग्राम लगा हुआ है। इसमें हो क्या रहा है, आयरन की देखो ऑक्सीडेशन हो जाती है, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके आयरन +2, और वो आयरन +2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe2O3। अब इस रिएक्शन को हम डिटेल में देखते हैं आगे, जो भी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रस्टिंग है। तो ऑक्सीडेशन पे आपने देख लिया, ऑक्सीडेशन पे क्या हो रहा है, Fe जा रहा है Fe2+ में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके। रिडक्शन किसकी होती है? वही सेम रिडक्शन। रिडक्शन किसकी होती है? वही सेम ऑक्सीजन की, O2 + 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गोइंग टू 2H2O मॉलिक्यूल्स। अब इसकी जो नेट रिएक्शन आ गई, Fe प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2Fe प्लस O2 और 4H प्लस गिविंग 2Fe2 प्लस 2H2O। अब फर्दर क्या होगा, ये आयरन 2+ और इस H2O का फर्दर रिएक्शन। तो ये आयरन 2+ और वाटर मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके बना लेता है Fe2O3 प्लस H+। H2O और O2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा ये 3 है तो हाँ ये हाफ, और H+4, यहाँ पे 4। ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो हो क्या रहा है, आयरन की पहले ऑक्सीडेशन दिखाई, फिर ऑक्सीजन की रिडक्शन दिखाई, वाटर मॉलिक्यूल बन गया, और ये वाटर मॉलिक्यूल फर्दर रिएक्ट करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस के साथ Fe2O3 या फिर जो रस्ट है वो फॉर्म कर लेता है। यही हो गया हमारा रस्ट और रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रस्टिंग। ठीक है, नोट कर लो बाकी बच्चे भी सब। ये इतने सारे थम्स अप एक साथ कैसे देते हैं सुजन? हाँ दे, कैसे देते हैं ये पूछ रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मत बताओ। अब मैम इसको बार बार क्लिक करके। बार बार क्लिक करें, सीक्रेट है? ठीक है, ठीक है, बार बार क्लिक करें, मैं भी ट्राई करूंगी। चलो फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन की बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कोरोजन को।
तो मैम सबसे एक पहला मिनट मैम, रिएक्शन में है थोड़ी सी लिख जी। लिया है? हाँ लिख लो। हो गया मैम। ओके। तो फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं करोजन को, तो हो किसका रहा है करोजन, मेटल का। तो पहली बात तो यही आ गई कि मेटल की जो रिएक्टिविटी रहेगी, मतलब मेटल, क्योंकि यहाँ पे मेटल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसी N प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो रिएक्टिविटी जो है मेटल की, एक फैक्टर तो यही हो गया, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जो ज्यादा ऑक्सीडाइज हो पाएगा या फिर जिसका E0 ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, वो मेटल ज्यादा जल्दी कोरोड करेगा। दूसरा फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंस हुए आसपास, जैसे NaCl का सोल्यूशन ले लो, अगर जैसे नमक के पानी में घुल के अगर वो आयरन की रॉड को डिप किया, तो वो और जल्दी करोड होगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रोलाइट मिल गया इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी जल्दी घूमने के लिए। तीसरा, अगर कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट या फिर इलेक्ट्रोलाइट एक ही बात है, मतलब इम्प्योरिटीज कोई और इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, इधर उधर से कोई आ गया हो, तो वो भी यही काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी मूव कराने में हेल्प कराएगा। एक लास्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट हमें पढ़ना नहीं है इसमें, लेकिन बस मैं यहाँ पे लिखवा दे रही हूँ कि ये अफेक्ट करता है कुछ लिमिट में, इनर लिमिट। ज्यादा, बहुत ज्यादा इसका कुछ इफेक्ट नहीं है टेम्परेचर का कोरोजन पे, लेकिन इनर लिमिट। लेकिन हमें इससे अभी मतलब नहीं है, बस हमें बाकी 3 फैक्टर्स ढंग से याद रखने। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट अगर प्रेजेंट आ जाए या फिर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो जाए तो कोरोजन और जल्दी हो जाएगा। लिख लिया? ठीक है बच्चों, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की बात कर लेते हैं अब, कि कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करते हैं। तो एक तरीका तो सब जानते ही हैं, पेंट करके। लोहे की चीज को अगर जंग से बचाना हो तो उस पे पेंट कर देते हैं। पेंट से क्या होता है, फिर बाहर के ऑक्सीजन या फिर वाटर का उसके साथ, आयरन के साथ जो कांटेक्ट है वो ही खत्म हो जाता है उसके ऊपर। अगर पेंट की ऐसे लेयर आ गई तो कुछ कांटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, कांटेक्ट नहीं होगा तो जंग नहीं लगेगा। तो पहला स्टेप, पहला तरीका है बाय सरफेस कोटिंग। अगर हम सरफेस को कोट कर दे, पेंट कर दे, तो या तो पेंट कर दो या फिर कोई ऑयल लगा दो, तब भी पानी और ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है वो कट हो जाता है मेटल के साथ। या फिर कोई केमिकल, एक एक केमिकल ऐसा है जो यूज होता है इसके लिए, उसका नाम है बिस्फिनॉल। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके, बिस्फिनॉल। ये एक ऐसा केमिकल है जो यूज किया जा सकता है इसके लिए। और इससे क्या हो रहा है कि मेटल, अब कांटेक्ट जो है वो खत्म हो गया ऑक्सीजन और वाटर के साथ। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है वो है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, अब इसका नाम पे ही जाओ, पहले तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं किसी चीज को, तो वो चीज क्या है यहाँ पे जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं हम ताकि जंग ना लगे, वो है कोई दूसरा मेटल। कोई ऐसा मेटल जो आयरन से ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखता हो, जो आयरन से ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखता हो, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उससे हम आयरन को कोट कर देंगे। एग्जाम्पल, जिंक, निकल, क्रोमियम, ये सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसको सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के लिए हम आयरन के ऊपर कोट कर देते हैं, सरफेस कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर, तो ये लोग ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये सैक्रिफाइस हो जाते हैं इन ऑर्डर टू सेव आयरन फ्रॉम करोडिंग। तो हमने इसमें क्या किया, कवरिंग Fe विद मोर एक्टिव मेटल, किसी ज्यादा एक्टिव मेटल से उसको कोट कर दिया, तो ये हो गया। अब इसी में ही अगर हम जिंक यूज कर रहे हैं, अगर हम जिंक मेटल को यूज कर रहे हैं कोटिंग के लिए, तो इस प्रोसेस का एक खास नाम है, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं, जिंक, ये आपको
पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक मेटल की कोटिंग कर रहे हैं। और क्या तरीका है हमारे पास रस्ट बचाने का? हम नॉन मेटल यूज नहीं कर सकते। बच्चे थोड़ा तेज बोलो, आपकी आवाज बहुत कम आती है। नॉन मेटल यूज कर सकते हैं। नॉन मेटल यूज कर सकते हैं, राइट। वो हम देखेंगे लास्ट स्टेप में। हाँ, इसी स्टेप में देख लेते हैं, चलो। एंटी रस्ट सॉल्यूशंस कुछ होते हैं। एंटी रस्ट सॉल्यूशंस में नॉन मेटल्स ही हैं, फॉर एग्जांपल एल्कलाइन फॉस्फेट्स और एल्कलाइन क्रोमेट्स, ये हो गए हमारे एंटी रस्ट सॉल्यूशन के अंदर। ये केमिकल्स डलते हैं। अब एल्कलाइन क्यों है? क्योंकि एसिडिक में, अगर कोई एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है तो उसमें रस्ट जो है वो जल्दी पकड़ता है। क्योंकि अगर आप रिएक्शन देखो वापस से, ये वाली रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पे हमारा एसिडिक मीडियम अगर हो तो रिएक्शन जो है ये वाली जल्दी जल्दी प्रोसीड करेगी। तो इसलिए जो ये एंटी रस्ट सोल्यूशन में दोनों केमिकल्स ये एल्कलाइन मीडियम में लेते हैं। तो एक ये तरीका हो गया एंटी रस्ट सॉल्यूशंस का, जिसमें ये एल्कलाइन फॉस्फेट्स और एल्कलाइन क्रोमेट्स जो है यूज करते हैं। इसको लगाने से आयरन के ऊपर बन जाता है आयरन फॉस्फेट, जैसे FePO4, और यहाँ पे भी आयरन का क्रोमेट बन जाता है। तो ये एक मतलब आयरन के साथ इन्होंने पहले से रिएक्ट कर लिया। तो अगर आयरन के साथ पहले से इन्होंने रिएक्ट कर लिया तो ये कोरोड जो है वो नहीं होगा, ये बस बैठ जाएगा वहां पे सॉल्ट सा बन के, आयरन फॉस्फेट और आयरन क्रोमेट का। तो ये एंटी रस्ट सॉल्यूशंस और सरफेस कोटिंग, इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला गैल्वेनाइजेशन। एक तरीका और है हमारे पास, ये लिख लो तब बता देना, फिर उस लास्ट मेथड को भी देख लेंगे। ओके, ये तरीका है हमारे पास कैथोडिक प्रोटेक्शन, इसका नाम है। थर्ड मेथड हो गया कैथोडिक प्रोटेक्शन। अब इसमें हो क्या रहा है कि ये वो सपोज आयरन की पाइप है, या फिर हाँ आयरन ही ले लो अभी के लिए, आयरन की पाइप है जो अंडरग्राउंड लगाई हुई है। ठीक है, अब अंडरग्राउंड लगाई हुई है तो अंडरग्राउंड तो और भी मतलब ग्राउंड वाटर होगा, मॉइस्चर होगा सॉइल में, तो जल्दी जल्दी कोरोजन होगा। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं कि इसको वायर से, और भी इसमें इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्टेड होते हैं वो हमें मतलब नहीं है, लेकिन मोटा मोटा बस ये समझ लो वायर से और बाकी जो भी सेटअप है उससे कनेक्ट कर देते हैं एक एनोड से। और उस एनोड पे क्या रखते हैं हम, कोई ऐसा मेटल जिस मतलब जैसे अभी जिंक देखा, तो ऐसा मेटल जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो देन आयरन। ये एनोड पे कुछ ऐसा मेटल जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो देन आयरन। तो उस केस में क्या होगा कि वो मेटल तो ऐसे करोड हो जाएगा, और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहाँ से वायर से जाते हुए इस आयरन को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। अगर आयरन के ऊपर Fe+2 बनने की कोशिश भी करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स उसको फर्दर रिड्यूस्ड फॉर्म में रखेंगे। तो ये एक तरीका होता है कैथोडिक प्रोटेक्शन का, और इसमें जिंक या फिर मैग्नीशियम एज अ मेटल यूज कर लेते हैं। जिंक या फिर मैग्नीशियम एज अ मेटल यूज कर लेते हैं, या फिर कोई भी मेटल जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफी ज्यादा हो देन आयरन। ठीक है, ये तरीका हो गया कैथोडिक प्रोटेक्शन का। मतलब इसका नाम ही कैथोडिक प्रोटेक्शन है, तो आयरन को कैथोड पे रखा है और एनोड पे जो भी मेटल सैक्रिफाइस करना है उसके लिए उसको लगा दिया। तो ये यूज होता है जहाँ पे बड़ी बड़ी पाइप्स अगर आयरन की लगानी हो अंडरग्राउंड, तो वहाँ पे हम साथ में इसको ऐसे एनोड को कनेक्ट कर देते हैं। और भी इसमें अपरेटस होता है, ऐसे डायरेक्टली तो कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती, और भी इसमें इंस्ट्रूमेंट्स कुछ कुछ कनेक्टेड होते हैं जो मतलब डायरेक्ट करें कि इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ जाना है, जो भी सर्किट को कंप्लीट वगैरह करने के लिए जो भी लगता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा हो गया खत्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। तो पहले DPP6 कंप्लीट करते हैं। Which is not the correct method for prevention of iron from rusting? A, B, C या D? कौन सा तरीका इनमें से नहीं है आयरन को रस्ट से बचाने का? ओके,
सब डी बता रहे हो, बहुत बढ़िया बच्चे, सब समझ गए। मतलब ब्राइन सोल्यूशन अगर हम लेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट हमने प्रोवाइड कर दिया तो जल्दी जल्दी रस्टिंग होगी। बाकी सारे प्रोसेसेस हमने वहां देखे थे जहाँ पे रस्टिंग से बचाना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, a device that converts energy of combustion of fuels like H2 and methane directly into electrical energy is known as, हाँ ठीक है, फ्यूल सेल। और तो कुछ डायनामो तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने इस चैप्टर में, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। निकल कैडमियम सेल नहीं था, बैटरी थी वो, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी नहीं था, तो फ्यूल सेल ही था जो कंबशन को डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, zinc can be coated on iron to produce galvanized iron, but the reverse is not possible. Why? ओके, और ओके, बाकी बच्चे? ओके, इसको देख लेते हैं फिर। ए वर्सेस डी स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो जिंक को हम, जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन, जिंक को आयरन पे लगा सकते हैं क्योंकि मैंने बोला था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक जो है वो ज्यादा है देन आयरन। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? आयरन का। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो बोल रहे हैं, तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन मेंशन नहीं है उसका मतलब रिडक्शन की ही बात हो रही होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, बाय कन्वेंशन हम बोलते हैं रिडक्शन की ही बात हो रही होती है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन ज्यादा है जिंक से, तो जिंक का अगर कम होगा तो या फिर यही होगा, जिंक हैज हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर उसका ज्यादा नेगेटिव है तो वो पीछे आएगा और कम नेगेटिव वाले आगे आएंगे। तो ऑप्शन ए, जिंक हैज हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन। हायर नेगेटिव मतलब वो रिड्यूस कम होगा, रिड्यूस कम होगा तो ऑक्सीडाइज ज्यादा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द रेसिडुअल प्रोडक्ट डिस्चार्ज्ड बाय हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इज, बढ़िया, वाटर। अपोलो स्पेस मिशन में यूज हुआ था, वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा था। तो डीपीपीज हमारी खत्म हो गई है, अब हम स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज कुछ। तो 2002 का क्वेश्चन ये ट्राई करो, इन द सिल्वर प्लेटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर के ऊपर सिल्वर प्लेटिंग या फिर चांदी की परत चढ़ा रहे हैं तांबे के ऊपर, तो KAgCN whole twice is used instead of AgNO3. Why? पोर्टेबल वाटर होना तो चाहिए, लेकिन मैं श्योर बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकती कि वाटर पोर्टेबल होता है या नहीं हो। और अगर नहीं भी होता होगा तो कर लेते होंगे प्योरीफाई, उसमें क्या ही बड़ी बात है। इसका बताओ, KAgCN whole twice में ऐसी क्या बात, खास क्या बात है जो AgNO3 में नहीं है?
क्या डिफरेंस है AgCN वोल्टवाइज और AgNO3 में? वहां पे कॉम्प्लेक्स है, राइट? और कॉम्प्लेक्स अगर होगा तो कॉपर जो है वापस से जाके उसको, नहीं बच्चे, इसका ऑप्शन डी है, less availability of Ag plus as copper cannot displace Ag from AgCN वोल्टवाइज आयन। कॉपर जो है उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, तो इजीली जो है कॉपर साइनाइड नहीं बना पाएगा, क्योंकि हमें सिल्वर प्लेटिंग करनी है, तो सिल्वर हमारा रहना चाहिए। तो लेस अवेलेबिलिटी ऑफ Ag प्लस एज कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस Ag फ्रॉम AgCN वोल्टवाइज। ठीक है, ऑप्शन डी चंदन सही कह रहे हो। मैम ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन बन जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल क्या? सीरीज से क्वेश्चन है मैम। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से और क्वेश्चंस? मैम ये क्वेश्चन इसी से है क्या? ये क्वेश्चन, यस मैम। ये कोऑर्डिनेशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिक्स करके है, दो चैप्टर्स मिक्स करके हो गया है। सिर्फ अकेला आप इलेक्ट्रो से इसको आंसर नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। वो जैसे सॉल्यूशंस जब हम कर रहे थे तो हमने कॉम्प्लेक्स की बातें करी थी कुछ, की बाहर वाले आयनाइज हो जाते हैं लेकिन अंदर वाले आयनाइज नहीं होते, तो वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा लगाना था बस, कि अंदर वाले ये ब्रेक नहीं होंगे। कोई बात नहीं, नहीं भी हुआ तो कोऑर्डिनेशन आप पढ़ेंगे तब हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी आगे देखते हैं फिर। एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल इज गिवन बाय, अब ये थर्मो और इलेक्ट्रो मिक्स करके ट्राई करो एक बार इस क्वेश्चन को। एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल इज गिवन बाय, ओके, करा हुआ है क्या पहले ये क्वेश्चन? ऑप्शन बी सही कह रहे हो, डेल्टा जी बाय डेल्टा एच। इसमें क्या है, डेल्टा एच वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होगी कंबशन के लिए, इज द रिक्वायर्ड एनर्जी, और डेल्टा जी वो फ्री एनर्जी है जो ऑब्टेन हो रही होगी, या फिर आउटपुट बोल सकते हो इसको, और इसको इनपुट। तो डेल्टा जी बाय डेल्टा एच से आती है एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए कि आपको डेल्टा एच और डेल्टा जी दे रखा हो क्वेश्चन में, तो एफिशिएंसी मतलब डेटा दे रखा हो और एफिशिएंसी पूछे तो डायरेक्ट ये लगा देना, डेल्टा जी बाय डेल्टा एच। आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट को फ्री एनर्जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एच को इनपुट से। ठीक है, द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रोटेक्ट द बॉटम ऑफ द शिप, ये आप आज की क्लास से आंसर कर सकते हो। बॉटम ऑफ द शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? डी ऑप्शन मैम। सी ऑप्शन, जो हमने कैथोडिक प्रोटेक्शन देखा था आज, मैग्नीशियम ब्लॉक को कनेक्ट करके, कनेक्टिंग इट विद मैग्नीशियम ब्लॉक। सही कह रहे हो बच्चों सब, गुड। एक ये 2024 अभी इसी साल जो क्वेश्चन आया था, मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, फैराडे लॉ आ गया यहाँ पे, करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, वेट बताना है आपको, कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ। के डी बता रहे हो।
ठीक है, मास बताना है, करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है 100 सेकेंड, तो W इज इक्वल टू जेड आई टी लगा सकते हैं सीधा सीधा। Z क्या हो जाएगा 63/2, क्योंकि कॉपर +2 में जाता है 96500। टाइम करंट 9.6487 और टाइम 100 सेकेंड्स। अच्छा, 1 फैराडे की वैल्यू भी यहाँ पे इन्होंने इतनी दे रखी है, तो ये डायरेक्ट ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा 1 फैराडे। तो 2/63/2 तो डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हो, 31.5 इंटू 100, T1500। क्या मिस कर रही हूँ मैं यहाँ पे? मैम आपने वो डेसिमल्स नहीं हटाए ऊपर वाले से। ओके, ये वाले 9.6, ठीक है ठीक है। तो ये 0.315 ग्राम्स आ रहा है इससे सबका, ठीक है ओके। तो ये आ गया आपका 2024 का सवाल। फैराडे लॉ था, इजी था, सबने कर लिया, गुड। बिना कैलकुलेशन वाला कंसेप्चुअल क्वेश्चन। एन इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इज मेनली ड्यू टू। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर कंडक्टेंस बढ़ रही है डाइल्यूशन के साथ, तो क्या रीजन था उसका? हम्म, बहुत अच्छे। डिटेल में काफी हमने इसको डिस्कस किया था उस क्लास में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस तो ऑलरेडी 100% थे, चाहे आप डाइल्यूशन करो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड करो, ये तो हमेशा 100% ही रहने वाले। नंबर ऑफ आयंस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा फैक्टर क्या बचा था? मोबिलिटी। तो डाइल्यूशन से इनकी मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ऑप्शन ए, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? ठीक है। डायमंड ग्रेफाइट कंडक्टर है, एल्यूमिनियम तो मेटल है वैसे ही कंडक्टर है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में आता है, तो डायमंड हो गया हमारा इंसुलेटर। ग्रेफाइट क्यों कंडक्टर है? क्योंकि उसमें एक लूज इलेक्ट्रॉन रहता है जो कंडक्ट कराने में हेल्प करता है। और एल्यूमिनियम तो मेटल है ही, वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है कंडक्शन के लिए। और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कॉलरॉश लॉ स्टेट्स दैट। इसको आराम से 1 मिनट लेके सारे ऑप्शंस रीड करके बताओ कौन सा करेक्ट है। ओके, बाकी बच्चे? 3 लोगों ने बताया, 4 लोगों ने बता दिया, और बाकी 6 लोग, 5 लोग? श्रेष्ठा, जिया, वंशिका। ये जिन्होंने सी बताया उन्होंने ऑप्शन डी तो रीड ही नहीं किया शायद। कंडक्टेंस की बात हुई थी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात हुई थी?
नहीं बच्चे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात हुई थी। कंडक्टेंस तो होता तो हम कापा लेके चलते ना, हम क्या लेके चलते थे, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट या फिर लैम्डा नॉट एम। ऑप्शन डी, infinite dilution, each ion makes definite contribution to equivalent conductance of an electrolyte। बाकी सारी चीजें तो इसमें सेम ही है दोनों में, बस इसमें क्या है, कंडक्टेंस और इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ध्यान से पढ़ने हैं ऑप्शंस, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट। Ionic conductance of barium 2 plus and Cl minus are respectively this and this, then the equivalent conductance of BaCl2 at infinite dilution। ओके, बाकी बच्चे भी बताओ। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही तो निकालना है, इतना टाइम थोड़ा ना लगता है, जब दोनों आयनिक कंडक्टेंस दे रखे हैं तो इसको बस डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री जो है वो तब इन्वॉल्व करते हैं जब मोलर कंडक्टिविटी या फिर लैम्डा एम नॉट की बात कर रहे हो। यहाँ पे बस डायरेक्टली बेरियम 2 प्लस की और इसकी कंडक्टिविटीज ऐड कर देंगे, 127 प्लस 76 203। ऑप्शन बी सही कह रहे थे चंदन और कपिंदर, ठीक है, डायरेक्टली बस। हम्म, मैम इक्विवेलेंट के केस में मैम स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करता, ये रीजन पता नहीं है। रीजन रीजन तो बेटा यही है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रीजन चलो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझ के आपको कैसे समझाना है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, ठीक है, रीजन क्या है इसका। ओके, अभी के लिए ये याद रख लो कि नहीं करते मल्टीप्लाई। ये वाला क्वेश्चन कंसेप्चुअल, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशंस फॉर ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। 4 ऑप्शंस, इसमें से ए बी सी डी में 2 करेक्ट दे रखे हैं, कोई भी 2 इनमें से करेक्ट है। ऑप्शन ए, ओके, बाकी बच्चे। ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम बताते थे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, जब हमने दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स यहाँ पे लिए थे। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ईएमएफ ऑफ सेल इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। अगर हम इसको फर्स्ट ऑप्शन में लिखूं, इसको अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे एनोड वाले को, तो ये हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस माइनस ऑफ
ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब ई नॉट जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगी, रिडक्शन ही हो जाएगा यहाँ पे, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगी ऑक्सीडेशन में तो साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन कैथोड के सामने माइनस तो नहीं आएगा उससे, ये तो अब अगर पॉजिटिव हो भी गया तो यहाँ माइनस तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट वाला इनकरेक्ट। दो बच्चों ने ए बताया, ओके। EMF of cell is oxidation potential at anode plus reduction potential at cathode। हाँ, अब ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर लेंगे तो दोनों का सम हो जाएगा, ऑप्शन ये वाला सही है। उसके बाद ऑप्शन टू, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब फर्स्ट भी हमने पता लगा लिया गलत है, तो ये तो ऐसे ही हो गया। सेकंड और फोर्थ अगर और मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन से जाए तो ऐसे ही हो जाएगा, और बाकी अगर हम देखें फोर्थ वाला देख लेते हैं पहले। EMF सेल इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। हाँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ये किया था तो ये पॉजिटिव आगे आ गया था, और कैथोड वाले को भी साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये एनोड का हो गया, ये कैथोड का हो गया, ऑप्शन 4 सही है। ऑप्शन 3, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। हाँ, इसके सामने पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड की बात करें तो हमने यही पढ़ा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इसके सामने नेगेटिव होना चाहिए था, ना कि पॉजिटिव, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया, ऑप्शन ए, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों फिर इतना ही। नेक्स्ट क्लास में परसों से हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, और ये बाकी क्वेश्चंस जो रह गए ये आप होमवर्क में ट्राई कर लेना, ठीक है, और फिर कोई डाउट आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। और होमवर्क DPP मैं बैटरी और कोरोजन वाले की शेयर कर दूंगी आज, उसको भी ट्राई कर लेना।